नेपाल वो पड़ोसी देश जो हमारे दिल के बेहद करीब है, लेकिन इस वक्त वहाँ जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया को चौंका रहा है। 8 सितंबर से शुरू हुआ जनजेड आंदोलन, जिसे पहले सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं की बगावत कहा गया, लेकिन क्या पूरा सच यही है? क्या वाकई नेपाल के युवा सिर्फ फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक के लिए जान देने को तैयार हो गए, या फिर ये आंदोलन किसी गहरी चोट का नतीजा है जिसकी पीड़ा सालों से जनता के दिल में सुलग रही थी? तथ्य बताते हैं कि सोशल मीडिया बैन ने बस चिराग का काम किया। असल आग तो पहले ही भड़क चुकी थी और उस आग की असली वजह थी भ्रष्टाचार, परिवारवाद एवं जनता की टूटी हुई उम्मीदें। 2008 में जब राजशाही का अवसान हुआ, लोकतंत्र आया, तब जनता ने सपने देखे थे। सपने बेहतर शिक्षा के, रोजगार के और विकास के। लेकिन 17 साल बीतते बीतते हकीकत कुछ और ही निकली। जनता भूख और बेरोजगारी से जूझती रही और नेता बन बैठे विलासिता के गुलाम। उनके बच्चे आलीशान कारों में घूमते, विदेशों में पढ़ते और देश के संसाधनों पर कब्जा जमाते रहे। यही कारण है कि इस आंदोलन ने #NepoKids और #NepoBaby जैसे हैशटैग गूंजने लगे। युवा साफ कह रहे थे, हमारे खून पसीने पर ऐश करने वालों का राज अब और नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, नेपाल की राजनीति ने खुद अपनी साख खो दी। कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस, दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले दल सत्ता के लिए साथ आ गए। नतीजा क्या हुआ? लोकतंत्र का मंदिर, पार्लियामेंट विपक्ष विहीन और पंगु बन गया। जनता को लगने लगा कि ये लोकतंत्र नहीं, नेताओं का निजी क्लब है। जनता इतनी निराश हो चुकी थी कि कहने लगी, लोकतंत्र से बेहतर तो राजा का शासन था। मार्च 2025 में राजशाही की वापसी के लिए बड़े आंदोलन भी हुए थे और इस बार भी सड़कों पर वही नाराजगी साफ दिखी। नेपाल एक हिंदू बहुल देश, जहां राजा को विष्णु का अवतार माना जाता था, लेकिन वामपंथी शासन ने न सिर्फ हिंदुत्व को किनारे किया बल्कि राजा की सुरक्षा तक हटा दी। जनता ने इसे अपनी आस्था पर हमला माना। इसने भी विद्रोह की आग को और भड़काया। और अब आते हैं सोशल मीडिया बैन पर। जी हाँ, यह इस आंदोलन का ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन असली वजह नहीं। सरकार ने जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई तो यह युवाओं की नाराजगी का फाइनल विस्फोट बन गया। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या नेपाल के युवा सिर्फ सोशल मीडिया के दीवाने थे? जवाब है नहीं। दरअसल सोशल मीडिया उनके लिए आवाज उठाने का सबसे बड़ा टूल किट बन चुका था और सरकार ने जब वही टूल छीनने की कोशिश की तो गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। बैन के बावजूद युवाओं ने VPN और दूसरे तकनीकी साधनों से बातचीत जारी रखी और आंदोलन को संगठित किया। यानी डिजिटल युग में सोशल मीडिया को कमतर आंकना किसी भी सरकार की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। नतीजा सामने है। नेपाल की सड़क पर खून, आग और अराजकता, सत्ता डगमगाती नजर आई और आखिरकार नेपाल पहुंच गया तख्ता पलट की ओर। जनता ने दिखा दिया कि उनकी ताकत किसी भी सरकार से बड़ी है। लेकिन इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी दिखी। कई दिनों तक बैठकों, संघर्षों और सुलह के बाद नेपाल को एक सर्वमान्य चेहरा मिल गया। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड सुशीला कार्की। BHU में पढ़ी हुई, भारत को गहराई से समझने वाली और ईमानदार छवि वाली सुशीला कार्की को अब अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सभी पक्षों की सहमति बन चुकी है। उन पर भरोसा जताकर नेपाल ने एक संदेश दिया, हम सुधार चाहते हैं, ना कि सिर्फ सत्ता बदलना। अब सवाल ये है, क्या सुशीला कार्की नेपाल को उस राह पर ले जाएंगी जिसकी तलाश जनता 17 साल से कर रही थी? क्या भ्रष्टाचार का अंत होगा? क्या युवाओं के सपने पूरे होंगे? उम्मीद तो यही है, क्योंकि अगर ये मौका भी खो गया तो नेपाल के लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास हमेशा के लिए उठ सकता है। नेपाल को अब चाहिए ईमानदार नेतृत्व, स्थिर राजनीति और जनता की भलाई की राह।